ये नासिक में महाराष्ट्र से पूछती हैं कि विवाह में देरी हो रही है, क्या वजह है? क्या मेरे ग्रह नक्षत्र खराब हैं? हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरा प्रश्न है उड़ीसा से है। ये पूछती हैं कि विवाह बंधन में तो हम बंध गए, लेकिन आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। तलाक की नौबत आ चुकी है। मैंने खूब कोशिश की शादी ना टूटे, लेकिन शादी टूटने के कागार पर है। क्या करें? कोई उपाय बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा इनका कहना है। प्रश्न तीसरा मैं ले रहा हूँ। ये पूछते हैं कि सुंदर पत्नी के लिए क्या करें? कोई उपाय बताएं जिससे सुंदर पत्नी के साथ विवाह हो सके। मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं कुरूप पत्नी ना मिल जाए। ये भी प्रश्न कर ठीक है। और चौथे प्रश्न पर मैं आ जाता हूँ। चौथा प्रश्न है प्रेम विवाह के लिए क्या करें? घर वाले नहीं मान रहे हैं, जबकि मैं शादी उसी से करना चाह रहा हूँ। तो ये 4 प्रश्न हो गए। 5वां मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि विवाह में स्थिरता नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। तो विवाह में जो खटपट है और सुख समृद्धि के लिए हम क्या करें? खटपट शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये 5 प्रश्न मैं आज ले रहा हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें नाम मैंने नहीं लिया है किसी का, क्योंकि नाम लेने की इजाज़त हो सकता है जिसने पूछा है ना दे, तो उचित नहीं है कि उसको जो है लोगों के सामने रखा जाए। तो इसलिए नाम मैंने लेना उचित नहीं समझा है। तो जगह का नाम मैंने ज़रूर ले लिया है, जैसे नासिक महाराष्ट्र से ये पूछ रही हैं कि विवाह में देरी हो रही है, क्या वजह है? क्या मेरे ग्रह नक्षत्र खराब हैं? हमें क्या करना चाहिए? तो साथियों एक बात मैं बताऊं, विवाह में अगर देरी हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो है उसकी चाल बड़ी धीमी होती है और वो छाया ग्रह माना जाता है, अंधकार का ग्रह माना जाता है। सूरज की रोशनी शनि ग्रह तक नहीं पहुंचती, इसीलिए क्रूर ग्रह भी माना जाता है। माना यह जाता है कि सूरज सबको तो अपनी रोशनी देते हैं, लेकिन मुझे अपनी रोशनी नहीं देते। वो सूर्य का पुत्र भी है और सूर्य का पुत्र होते हुए भी उसको रोशनी नहीं मिलती, तो इसीलिए सूर्य से उसकी दुश्मनी भी रहती है। सूर्य प्रकाश का मतलब नक्षत्रों का, ग्रह का जो है, 9 ग्रह का अधिष्ठाता ग्रह है, तो सूर्य से उसकी दुश्मनी है और किसी भी कार्य में वो बाधा डालता है। विवाह के कार्य में इसलिए डालता है कि उसकी चाल धीमी है और विवाह में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। जो आज के साइंटिफिक लोग हैं, जो साइंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ये बार बार पूछते हैं कि भाई ग्रह नक्षत्र जो है कैसे विवाह में बाधा डालेंगे। इस पर वीडियो में आगे बना लूँगा, चूँकि लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से मैं बताने का प्रयास किसी आगे वाली वीडियो में मैं करूँगा। लेकिन अभी इतना बता दूँ कि शनि जो है विवाह में बाधा डालने का काम करता है। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है तो शनि ग्रह के कुप्रभावों की वजह से हो रही है, और शनि जो है अपनी दृष्टि बनाए हुए है, इसलिए विवाह में बाधा पड़ रही है। और यदि गुरु ग्रह जो आपका बृहस्पति ग्रह है, ये आज आपके पक्ष में है, मजबूत है, ताकतवर है, तो विवाह में देरी नहीं होगी। तो विवाह करवाने का काम वो बृहस्पति ग्रह करता है, मतलब गुरु ग्रह करता है, और विवाह रोकने का काम, बाधा डालने का काम वो शनि ग्रह करता है। तो आपको करना क्या चाहिए? शनि को मजबूत करना है या शनि के चक्र से निकलना है। शनि जो बाधा डाल रहा है उस बाधा से कैसे मुक्ति मिले उसका प्रयास करना है। कुछ लोग यहाँ उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम इस तरीके से करते हैं कि जब शनि बाधा डालता है तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए रत्न धारण करना या गुरु की पूजा करना या गुरु के तमाम मंत्रों का जाप करना या गुरु को ही खुश करना, मतलब गुरु ग्रह को, उसको करने लगते हैं, इसलिए कि गुरु ग्रह विवाह कराता है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है। गुरु आपका सही है, गुरु ग्रह आपका सही है, तो जो सही है उसी को मजबूती आप दे करके क्या पाएंगे? वो तो आपके साथ है ही, वो तो आपके साथ चल रहा है, वो पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है। लेकिन बाधा के तौर पर जब शनि खड़ा है तो गुरु के चाहने पर भी जो है बाधा खड़ी है, इस वजह से आगे विवाह नहीं बन पा रहा है। तो करना क्या चाहिए? गुरु ग्रह को मजबूत करने के बजाय आपको शनि ग्रह के प्रकोप से बचने का उपाय करना चाहिए और शनि ग्रह की स्थितियों को, जो चाल है, उसको अपने अनुकूल लाने का प्रयास करना चाहिए। और शनि से जब आप बच जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके विवाह में जो देरी हो रही है वो देरी समाप्त हो जाएगी। तो महाराष्ट्र नासिक से जो आप पूछ रही हैं कि विवाह में देरी का कारण क्या है, शायद उत्तर आपका
आ चुका है कि विवाह में देरी का कारण यही है। उसके कुछ उपाय हैं और उन उपायों को करके भी विवाह की देरी को ख़त्म किया जा सकता है। और शनि को किन किन तरीक़ों से जो है कमज़ोर किया जा सकता है, मतलब बाधा को हटाया जा सकता है, इसके भी कई उपाय हैं। उन उपायों को करके लोग अपने को वैवाहिक बंधन में बांध सकते हैं और पूरी तरीके से जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब आ जाता हूँ मैं दूसरे प्रश्न पर। उड़ीसा से है। विवाह बंधन में तो हम बंध गए, लेकिन आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। तलाक की नौबत आ चुकी है। मैंने खूब कोशिश की शादी ना टूटे, लेकिन शादी टूटने के कगार पर है। क्या करें? तो देखिए, स्पष्ट कर दूं कि शादी टूटने का कारण अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ राहु, केतु और शनि है। ये त्रिकोण होता है। जब ये त्रिकोण आपको बांध लेते हैं ना, तो वैवाहिक बंधन में खटपट शुरू हो जाती है। और खटपट ही नहीं होती, धीमे धीमे उसकी स्थिति लगातार बढ़ती जाती है। और जब लगातार बढ़ती जाती है तो राहु के दबाव में आप आ जाते हैं। तो राहु जो है वो बाधा डाल करके आपके दोनों लोगों के बीच में कहीं न कहीं वैमनस्य पैदा करता है। राहु क्या है? 4 है। केतु क्या है? 7 नंबर है। ये जो है न्यूमरोलॉजी का नंबर मैं बता रहा हूँ। और शनि क्या है? 8 है। तो राहु, केतु, शनि, 4, 7, 8, इन अंकों की वजह से जो है आपको दिक्कत आ रही है। मतलब ये जो वैवाहिक बंधन में तलाक की स्थिति आ गई है, इसकी सारी जिम्मेदारी इन तीनों ग्रह की है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई ग्रह क्यों बाधा डालते हैं? क्या ग्रह इसीलिए बनाए गए हैं कि बाधा डालें? नहीं। प्रारब्ध में जो आपके कर्म हुए हैं, तो प्रारब्ध आपके सामने जब प्रकट होगा तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से अपने कर्मों को, जो भी आपने किए हैं, उसका प्रकटीकरण करने के लिए वो ग्रहों की चाल का साथ लेता है और उसी के अनुसार आपको कर्मफल देता है। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपके पूर्व जन्म के कर्म जो प्रतिफल के रूप में इस जन्म में प्रकट होंगे, तो वो बाधा के रूप में जो प्रारब्ध है आपका, वो ग्रहों को पकड़ता है और ग्रहों के अनुसार अपनी प्रतिफल को देने का प्रयास करता है। बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा, खटपट का खटपट, तलाक का तलाक। ठीक है। विवाह में देरी, ये सब प्रारब्ध है। तो विवाह में देरी, विवाह का जल्दी होना, तो प्रारब्ध के प्रभाव को कमजोर करके आप इन चीज़ों का उपाय कर सकते हैं और उसी को हम ग्रह नक्षत्र की चाल को अपने अनुकूल बना करके प्रारब्ध के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। ठीक, हमारी बात समझ पा रहे हैं ना आप? तो इसलिए ये जो राहु, केतु और शनि हैं, इनसे मुक्ति जब आपको मिल जाएगी, कहने मतलब इनके प्रभाव को आप कमजोर कर दें, तो तलाक से आप बच सकती हैं और तलाक को रोका जा सकता है, यदि आपकी इच्छा है रोकने की। तो यदि आपकी प्रबल इच्छा है, तो प्रबल इच्छा है तो उन उपायों को करें जिससे कि राहु, केतु और शनि का प्रभाव जो है कमज़ोर हो जाए और इस त्रिकोण से आप बच जाएं। और बचने के बाद जो है आप जो है अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें और किसी भी तरीके से जो है आपको उपाय करके अपने जीवन को, मतलब वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, यदि आप अपने उपायों को दुरुस्त कर लें तो आपके वैवाहिक बंधन में खटास नहीं आएगी और तलाक नहीं होगा और आपका जीवन आनंदपूर्ण ढंग से आगे चलेगा। तीसरे प्रश्न पर मैं आ जा रहा हूं। इनका प्रश्न है, बड़ा खतरनाक प्रश्न है इनका, कि सुंदर पत्नी के लिए क्या करें। कोई उपाय बताएं जिससे सुंदर पत्नी के साथ विवाह हो। डर इस बात का लगता है कि कहीं कुरूप पत्नी ना मिल जाए। अरे भाई, सुंदरता बाहर से नहीं देखी जाती, सुंदरता अंदर से देखी जाती है। मन आपका पवित्र है तो सुंदरता का क्या अर्थ? आप खूब सुंदर आपकी पत्नी हो जाए, बहुत सुंदर पत्नी हो जाए, लेकिन वो विषैली हो अंदर से, अब आपके घर में आके उपद्रव शुरू कर दे, आपके कुटुंब में सब खटपट खटपट शुरू हो जाए, हालात बेकाबू हो जाएं, मरने मारने पर उतारू हो जाएं आप, तो सुंदरता का क्या मतलब? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नाम नहीं ले रहा हूँ, इन्होंने नाम भी दिया है अपना, लेकिन नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नाम को छिपा रहा हूँ। आप जो है सुंदरता अंदर की देखिए, मन की सुंदरता देखिए, और मन की सुंदरता यदि आपकी अच्छी रहेगी, आपकी पत्नी की, तो वो कुरूप और स्वरूप, मतलब अच्छी सुंदर से अर्थ नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना, कृत अच्छे हों तो सुंदरता अपने आप झलकने लगती है, लेकिन यदि कृत अच्छे ना हों तो सुंदरता बदसूरती में बदल जाती है। तो आप सुंदरता की चिंता ना करें, लेकिन मैं उपाय जरूर बता दूंगा आपको, नहीं तो कहेंगे कि आपसे प्रश्न किया गया, उपाय भी आपने नहीं बताया। देखिए, शुक्र ग्रह 6 नंबर है, न्यूमरोलॉजी में उसको हम 6 नंबर का अंक देते हैं। तो वो जो है आकर्षण लाता है रिश्तों में, ठीक है, आकर्षण लाता है। और शुक्र ग्रह जो है, मतलब वो
किसी भी तरीके से सुंदरता के लिए भी जिम्मेदार है। तो जिसके प्रति मतलब आपकी इच्छा है कि हमें सुंदर स्त्री मिले, तो इसके लिए शुक्र ग्रह को यदि प्रबल कर लेंगे आप, तो निश्चित तौर पे जो है आपको सुंदर स्त्री मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ सुंदरता ना मिले, सुंदरता के साथ गुणवान स्त्री मिले, गुण संपन्न स्त्री मिले, जो परिवार को बांध सके, परिवार को लेके चल सके और परिवार में सुलह समझौता और खुशहाली ला सके, एक दूसरे के लिए पूरक बन सके। ऐसी स्त्री जो है आपको मिले, ऐसी पत्नी आपको मिले। भगवान भोलेनाथ से, महादेव से मैं प्रार्थना करूँगा और आपकी बुद्धि को भी जो है वो इस तरह ले जाए कि जिससे आप सुखी समृद्ध जीवन जिए और सुंदरता अंदर की देखें। चलिए मैं चौथे नंबर पर जाता हूँ, चौथा प्रश्न में ले लेता हूँ। प्रेम विवाह के लिए क्या करें? घर वाले नहीं मान रहे हैं, जबकि मैं उसी से शादी करना चाह रहा हूँ जिससे मेरा प्रेम है, इनका कहना है। तो घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वालों को मनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि घर वाले तो जो है अभिभावक हैं आपके और उन्होंने आपको जन्म दिया है और पिता हैं, माता हैं। तो जीवन जब आपका हुआ जीवात्मा के रूप में, जब आप उनकी कोख से जन्म लिए, पिता और माता ने आपको जब जन्म दिया, तो उनके प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का या कृतत्वों का निर्वहन करें और उनको खुश रखें। तो पिता और माता की खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। लेकिन यदि आपका आकर्षण बना हुआ है, प्रेम विवाह का आकर्षण बना हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शुक्र ग्रह जो है प्रेम और आकर्षण का कारण होता है। किसी के प्रति अगर आप आकर्षित हो रहे हैं या हो रही हैं, तो उसका कारण केवल शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह वैभव का भी प्रतीक है और वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करता है, खींचता है अपनी तरफ, प्रेम पैदा करता है। तो मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि जिसके साथ आपका लगाव है, उससे जो प्रेम पैदा हुआ है, उसका कारण सिर्फ शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह की वजह से ही जो है प्रेम पैदा हुआ है आपके, आप दोनों के अंदर हुआ है या आपके अंदर हुआ है, तो उसका कारण शुक्र ग्रह है जो है। लेकिन यदि आप उसको दृढ़ता देना चाहते हैं, मजबूती देना चाहते हैं कि वो प्रेम बना रहे और आपके परिवार वाले भी सहमति व्यक्त कर दें, तो उसके लिए 9 अंक हम मंगल ग्रह को देते हैं। तो उस 9 अंक मंगल ग्रह को आप साथ लेकर के चलें। क्या होता है कि 9 अंक आपके परिवार के अंदर उत्साह पैदा करेगा इस प्रेम विवाह के लिए, और साथ ही साथ आप दोनों के अंदर भी उत्साह पैदा करेगा प्रेम विवाह के लिए। तो 9 अंक मंगल का होता है। तो देखिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकर्षण तो आपको बना हुआ है ना। तो इसका मतलब शुक्र अपने आप मजबूत है, तभी तो आकर्षण हुआ, तभी तो प्रेम बंधन में आप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेम बंधन को विवाह बंधन में बदल दें। तो शुक्र ग्रह मजबूत होने के कारण ही आप प्रेम बंधन में, मतलब प्रेम हुआ है। अब इसको क्या करना है? दृढ़ता देना है, और दृढ़ता के साथ साथ उत्साह देना है कि आपके कुटुंब के लोग और आपके अंदर या फिर उसके अंदर उत्साह की कमी ना आने पावे। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि मंगल को आप मजबूत करें और उसका उपाय करें। यदि मंगल आपका मजबूत होगा तो 9 नंबर वो है, शुक्र 6 नंबर है, तो आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। और प्रेम विवाह के होते ही स्थितियाँ आपके अनुकूल आ जाएंगे, कुटुंब परिवार के लोग भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर जाते जाते मैं कहूँगा, जिसमें आपके गार्जियंस खुश हों उसमें अपनी खुशी तलाश करें तो बेहतर है, और बाकी आप अपने हिसाब से समझें। अंतिम प्रश्न में ले रहा हूँ, प्रश्न 5 है ये। विवाह में स्थिरता नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, क्या करें? देखिए, स्थिरता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके प्रभाव में आकर के आपका जीवन अस्थिर बना है। और जब हम ग्रहों की बात करें, ग्रहों की चाल की बात करें, तो विवाह में स्थिरता देने का काम गुरु ग्रह करता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विवाह कराने का काम भी गुरु ग्रह करता है और विवाह में स्थिरता देने का काम भी गुरु ग्रह ही करता है। इसलिए विवाह में यदि स्थिरता लानी है और समृद्धि लानी है, तो दोनों के लिए जो है आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना होगा। यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रश्न नंबर 2 में मैंने शायद बताया था कि गुरु ग्रह को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि गुरु ग्रह को मजबूत करने की ज़रूरत है, और गुरु ग्रह के साथ सूर्य को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। 1 नंबर, चूँकि वो राजा है सूर्य,
और गुरु जो है उसका मतलब 3 नंबर उसका गुरु है, 9 नंबर जो है सेनापति है। थोड़ी देर पहले 9 का भी मैंने जिक्र किया था। और इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना होगा। यदि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो ये विवाह में अस्थिरता आ रही है वो स्थिरता में बदल जाएगी। और दूसरा, सुख समृद्धि देने का काम भी जो है वो गुरु ग्रह देता है, लेकिन शुक्र भी सुख समृद्धि देता है, ध्यान रखें, 6 नंबर। तो इसलिए शुक्र को मजबूत करते हुए आप जो है मतलब स्थिरता के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करें और साथ ही साथ सूर्य का प्रताप अर्जित करें, जिसकी वजह से आपके अंदर समृद्धि, सफलता और व्यक्ति के आपके दोनों में जो मनमुटाव या खटपट है वो समाप्त हो। इस तरीके से आपका जीवन उन्नत करेगा और आनंदपूर्ण आप जीवन जिएंगे। हमें लगता है कि 5 प्रश्न का उत्तर आ गया है। साथ में एक बात मैं बताऊं, लास्ट में, अंत में इन 5 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि जीवन में यदि आनंद पूर्वक अपने वैवाहिक संबंधों को, वैवाहिक जीवन को गुजारना है अच्छे से, तो तमाम उपायों को करते हुए सुख समृद्धि का जीवन आप जी सकते हैं। और निश्चित तौर पर ग्रह नक्षत्र के चाल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। एक उदाहरण मैं दे दूं, गर्मी में जब सूर्य तपता है तो धूप में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप आधे घंटे 1 घंटे नहीं खड़े हो सकते। तेज़ धूप, यदि जेठ की धूप है, भयंकर गर्मी पड़ रही है तो आप नहीं खड़े हो सकते। लेकिन यदि गर्मी में जो है आपको ना खड़ा करके जाड़े में जो है धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आप जाड़ों में घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे विटामिन डी मिलेगी, आप जो है लेते रहेंगे, आनंद उसका लेंगे। सूर्य का प्रताप वहाँ से जो चला है वही है, लेकिन वस्तु, काल, स्थिति, परिस्थिति और मौसम के कारण आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है। इसलिए ग्रह नक्षत्र के चाल के अनुसार ही जीवन होता है और ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध के अनुसार चलते हैं। तो प्रारब्ध का कर्म ही इस जन्म में ग्रह नक्षत्रों के रूप में आपके सामने चाल के रूप में उपस्थित होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि ग्रह नक्षत्रों की चालों को दुरुस्त करके आप इन तमाम दिक्कतों से, परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, आनंदपूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। इस वीडियो को मैं समाप्त करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो में यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और यदि कोई प्रश्न नहीं तो हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। और जाते जाते मैं भी कहूँगा हर हर महादेव।